जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम का दावा देने वाली ये सरकार, राम राज का दावा देने वाली ये सरकार, आज जगह जगह पर खुलेआम जिस तरीके से दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। मैं अगर अपने विधानसभा और अपने जनपद की बात करूं, दिन दहाड़े प्रजापति समाज के 2 बच्चों को गला रेत करके मार दिया गया। एक पटेल समाज के डॉक्टर की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। मेरी विधानसभा में बिशुनपाल व्यक्ति की हत्या कर दी गई मार के, साथ ही साथ मल्हनी विधानसभा में एक सुनार की गोली मार करके हत्या कर दी गई। अध्यक्ष जी, IIT BHU की एक छात्रा के साथ जो वारदात हुई वो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से उसके साथ सड़क पे खुलेआम दुष्कर्म किया गया, और ऐसी ना जाने कितनी हजारों वारदातें हैं जो रोज हुई जा रही। कि सबसे पहले अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है। बड़ी मुश्किलों से अगर एम्बुलेंस मिलती भी है तो उसमें एडवांस जो आपका ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है वो नहीं होता है। मैंने पिछली बार भी मंत्री जी से कहा था कि इसमें स्टाफ को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ बड़ी मुश्किलों से अगर हम इमरजेंसी पहुंचते भी हैं तो वहाँ ना तो व्हीलचेयर होती है ना तो स्ट्रेचर होता है। इमरजेंसी में आपके मरीजों के अनुपात पे डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं होती है, भर्ती करने के लिए बेड नहीं होता है, वेंटिलेटर नहीं होता है, दवाइयाँ मंत्री जी कह रहे थे कि हर तरीके की मेडिसिन उपलब्ध हैं। मंत्री जी आपको बताना चाहूँगी जो एडवांस अभी मेडिसिन आ गई हैं, जो 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सीवियर कंडीशंस में वही सिर्फ काम कर रही हैं। आज जिस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और जिस वजह से एक गरीब मरीज को बाहर जाकर के महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि अभी तक का विगत 5 वर्षों में अपने प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट क्या है, और साथ ही साथ आज इस डेट पे हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडेक्स क्या है, और इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के हिसाब से आप जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करते हैं, आप कितने सालों में अपने प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं? ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है अध्यक्ष जी, आपने मंत्री जी आंकड़ों की बात की। जो पहला इन्वेस्टर समिट मीट रहा उसमें लमसम 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और आज 6 MOU 4.5 लाख करोड़ का लमसम 1400 MOU साइन हुए, और आज 6 वर्षों में उसका 40% सिर्फ और सिर्फ शुरू हो पाया है, खत्म भी नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, जो 2022 का रिक्रूटमेंट आया है जो कि जनरल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ बैकलॉग का रिक्रूटमेंट है, आदरणीय हमारे सीनियर मेंबर ने बताया कि उसमें किस तरीके से आरक्षण की अवहेलना की गई है, जिसमें चाहे वो SC कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो या ST कम्युनिटी हो, उसमें ST कम्युनिटी में 100 से ऊपर पद 127 सीट्स पे 0 रिजर्वेशन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है, और जहां हम 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर तो सीट एक तरीके से 10 से 15 सीट भी नहीं दी गई। पिछड़े और दलित के हक की और सम्मान की, और जब जाति जनगणना की बात आती है तो सर पे पैर रख करके भाग जाती है। आज जब विपक्ष ने बात उठाई कि जाति जनगणना करवानी चाहिए तो आदरणीय मंत्री जी कल वहां बैठे थे और कह रहे थे कि बिहार की आप बातें करते हैं, बिहार तो बड़ा ही खराब है, बिहार में ये होता है वो होता है। बिहार अगर खराब है और उसके बावजूद भी अगर दलित और पिछड़ों का सम्मान कर रहा है तो आप क्यों धर्म की राजनीति कर रहे हैं? आप क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं दलितों और पिछड़ों का? आप सिर्फ चुनावी दौरान में आपके कार्यकर्ता जो हैं वो जाते हैं ग्राम सभाओं में और दलित बस्तियों में, और मैं बताती हूँ क्या बातें होती हैं। पूछते हैं क्या भाई कौन जात हो, तो कहता है दलित हूं साहिब। कहते हैं अरे नहीं किसमें आते हो, तो बेचारा दुख का मारा कहता है आते हैं साहिब, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहिब। तो कहता है हम तो सोचे तुम हिंदू में आते हो। बोले आते हैं ना साहिब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके चुनाव में। और आप हक की बात करते हैं, आपके NCRB के आंकड़े बता रहे हैं
कि आपके प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी और एसटी कम्युनिटी पे जो है वो क्राइम्स हो। आदिवासी समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, हर कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो उससे पहले जनगणना आती है, और जब जब विपक्ष ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, बार बार ये सरकार उस मुद्दे को लेकर के लापरवाही बरतती रही, टाल मटोल करती रही। और यह दर्शाता है कि आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को और उनके शिक्षा को लेकर के असंवेदनशील हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसको एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगी कि प्रतापगढ़ में चरिया एक जगह है जहां पे हमारे वनवासी समाज के, आदिवासी समाज के, मुसहर समाज के लोग रहते हैं। उनकी जो टोटल संख्या है वो 293 है, और उसमें अगर हम साक्षरता की बात करें तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो शिक्षित है। उसमें 45 बच्चे हैं जो 6 से 12 वर्ष की उम्र में आते हैं, और उसमें से सिर्फ 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। अगर हम बात करें 13 से 18 वर्ष के बच्चों की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। यहां तक कि उन 70 परिवारों में से सिर्फ और सिर्फ 17 ऐसे परिवार हैं जिनके घर पे छत है या उनके पास आवास है। तो ये जो मुद्दा है वो बड़ा ही संवेदनशील है, और इस मुद्दे का जड़ ये है कि जब तक हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमारा आदिवासी समाज, हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं, तब तक हम उनको उनका अधिकार नहीं दिला पाएंगे। और मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष जी अनुरोध करना चाहूंगी कि इस मुद्दे पे 2 घंटे की चर्चा हो और इसको विस्तार रूप से सरकार मजबूती से समझे। सवाल बेसिक शिक्षा मंत्री जी से था कि क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि हमारे जो प्राथमिक स्कूल हैं, ऐसे कितने स्कूल हैं जहाँ पे सिर्फ 1-2 कक्षाएं हैं और उनमें ही सारी क्लासेस चल रही हैं। तो उनका जवाब आया था कि जी हाँ, हमारे यहाँ 1-2 ही कक्षाओं में पूरी क्लासेस को चलाया जा रहा है। और ये जवाब स्वयं में ही जनता को बड़ा ठगा हुआ महसूस होता है अध्यक्ष जी। और साथ ही साथ शिक्षा की इतनी सारी बातें हुई और उसके बाद भी जब 1-2 कक्षाओं में ही सारी क्लासेस को चला रहे हैं, तो ये सरकार की तरफ से एक इस तरीके का भी प्रोजेक्शन है कि आप शिक्षा को लेके कितने जागरूक हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, जबकि उन्होंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि ना तो सरकार के पास बच्चों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ ही साथ उनको सम्मानजनक तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश जगहों पर बच्चे आज भी टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ रहे हैं, चाहे वो भीषण गर्मी हो, चाहे वो ठंडी हो, चाहे बरसात। और अधिकांश जगह की जो इमारतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि मुझे डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है, सिर्फ जी हाँ बोल करके बताया गया है कि हमारे पास कम क्लासेस हैं और उन्हीं 1-2 क्लासेस में सारी की सारी क्लासेस को चलाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपके पास प्रॉपर डेटा है कि हमारे पास प्रदेश में कुल कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, 1-2 या 3 क्लासेस में ही पूरा का पूरा स्कूल है जिसको चलाया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके इमारतों की जो सिचुएशन है वो जर्जर हो चुकी है, उसका क्या डेटा आपके पास है और उसको आप कब तक ठीक करा देंगे? और जब तक आप